हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 14 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस PDF कोर्स से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन? केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शंस देख लेते हैं। विजय सांपला, प्रियांक करुंगो, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव या फिर यशवर्धन कुमार सिन्हा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। उसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसी नाम से हमारा चैनल है, करंट अफेयर्स फंडा नाम से। Where was the Hindustan Aeronautics Limited HAL regional office inaugurated by डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, कुआलालंपुर। आपको जानना चाहिए कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने मलेशिया के कुआलालंपुर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL का रीजनल ऑफिस का उद्घाटन किया है। साथ ही इन्होंने मलेशियन सिटी पेटलिंग जया यहाँ पर रामकृष्ण मिशन को विजिट किया। साथ ही साल 2015 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए स्वामी विवेकानंद के स्टैचू को भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही इन्होंने बाटू केव्स टेम्पल्स को भी विजिट किया। आपको जानना चाहिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का, बाटू केव्स टेम्पल्स कहाँ पर हैं? तो ये मलेशिया में ही हैं और लॉर्ड मुरुगन को डेडिकेटेड हैं। साथ ही रक्षा मंत्री ने तोराना गेट इसको भी विजिट किया है, जो कि भारत और मलेशिया के बीच फ्रेंडशिप सिंबल है। इसको भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2015 में इनोग्रेट किया गया था। साथ ही इन्होंने कोटुमलाई गणेश्वर टेम्पल को भी विजिट किया, जो कि कुआलालंपुर में ही है, और भगवान गणेश को जो है अपनी प्रार्थना अर्चना की। What is the rank of India in the world's most powerful armies as per Global Firepower Report? Global Firepower Report के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, 4th। राइट साइड में भी आप देख सकते हैं। तो आपको जानना चाहिए कि ग्लोबल फायर पावर GFP इसने एक डेटा शेयर किया है और इसमें बताया है कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो आर्मी है ये स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्स है पूरे वर्ल्ड में, और उसके बाद फिर रशिया आती है दूसरे नंबर पर, चाइना तीसरे नंबर पर है और अपना भारत चौथे नंबर पर है। इसमें बताया गया है कि 2023 की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ लिस्ट है इसमें वीकेस्ट मिलिट्री फोर्स इन द वर्ल्ड भी शेयर किया गया है और स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्स इन द वर्ल्ड भी शेयर किया गया है। अगर हम वीकेस्ट की बात करें तो भूटान, आइसलैंड, इस तरह की कंट्रीज आती हैं। टोटल 145 वर्ल्ड पावर्स को इसमें कंसिडर किया गया है। अगर हम इनकी रैंक देखें टॉप 10 में, तो टॉप 4 मैंने आपको बताया इंडिया तक, उसके बाद फिर UK 5th नंबर पर है, यानी कि हम UK से ऊपर हैं। 6th पर साउथ कोरिया है, फिर 7th पर पाकिस्तान है, 8th पर जापान है, 9 पर फ्रांस है, 10th पर इटली है। यदि हम लीस्ट पावरफुल मिलिट्रीज की बात करें तो इसमें पहले नंबर पर भूटान है। Which country hosted the 11th meeting of the Executive Board of the Association of World Election Bodies (AWEB)
एसोसिएशन ऑफ द वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज एवेब के कार्यकारी बोर्ड की 11वीं बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, कोलंबिया। आपको जानना चाहिए कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज एवेब इसकी 11वीं मीटिंग हाल ही में कार्टेगना कोलंबिया में हुई है और यहाँ पर भारत की ओर से जो इलेक्शन कमीशन के 3 सदस्य गए हैं उनका नेतृत्व किया है हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने। आपको बता दें जो एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज़ है ये लार्जेस्ट एसोसिएशन है इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ की वर्ल्ड वाइड। 119 इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ इसमें शामिल हैं, मेंबर हैं इसकी, और 20 रीजनल एसोसिएशंस ऑर्गेनाइजेशंस इसकी एसोसिएट मेंबर्स हैं। इस एवेब की स्थापना अक्टूबर 2013 में सियोल रिपब्लिक ऑफ कोरिया में हुई थी। साथ ही एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई है जिसका थीम रहा अ ग्लोबल व्यू ऑन द चैलेंजेस ऑफ रीजनल इलेक्शंस 2023। कोलंबिया की बात करते हैं, कैपिटल बोगोटा है, करेंसी कोलंबियन पेसो है। हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन रिलीज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टू 22 स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर द रेस्पेक्टिव स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड्स SDRF। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा 22 राज्य सरकारों को संबंधित राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के लिए कितनी राशि जारी की गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है, 7,532 करोड़ रुपए। जानिएगा डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसने 22 स्टेट गवर्नमेंट्स को 7532 करोड़ रुपए रिलीज़ कर दिए हैं उनके स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड्स में। आपको बता दें ये जो अमाउंट रिलीज़ की गई है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रिकमेंडेशन पर की गई है। सबसे ज़्यादा पैसा उत्तर प्रदेश को मिला है 812 करोड़ रुपए और सबसे कम मिला है गोवा को 4 करोड़ रुपए। आपको ये भी जानना चाहिए कि स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड ये हर राज्य में होता है किसके हिसाब से? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की सेक्शन 48(1)(a) के तहत ये स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें 75% कंट्रीब्यूट करता है जो जनरल स्टेट हैं उनके लिए, और 90% कंट्रीब्यूट करता है नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट्स में इस फंड में, जो स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड है इसमें। और जो एनुअल सेंट्रल कंट्रीब्यूशन है ये 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में रिलीज़ किया जाता है और किसके रिकमेंडेशन पर? फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पर। अब अगर हम बात करें 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के हिसाब से तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो SDRF है इसमें 2021-22 से 2025-26 तक के लिए 1,28,122 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं और इस अमाउंट में से जो सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है ये 98,080 करोड़ रुपए है। Who has been appointed as the new managing director and CEO of SBI कार्ड? SBI कार्ड के नए प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी, अभिजीत चक्रवर्ती। SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज यानी कि SBI कार्ड जो कि कंट्री का लार्जेस्ट प्योर प्ले क्रेडिट कार्ड इश्यूअर है, इसने 2 साल के लिए अभिजीत चक्रवर्ती को MD एंड CEO अपॉइंट किया है। आपको बता दें फिलहाल ये SBI में डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर हैं और 12 अगस्त से अपना ये चार्ज संभालेंगे। फिलहाल कौन है MD एंड CEO? रामा मोहन राव अमारा। तो इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है क्योंकि इनका ट्रांसफ़र SBI में कर दिया गया है। ये 11 अगस्त को ये ऑफिस अपना लीव कर देंगे। बाकी आपको जानना चाहिए हाल ही में क्राइसिल रेटिंग इसने जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 10,000 करोड़ रुपए का Tier 1 बॉन्ड्स इशू है उसको AA+ स्टेबल रेटिंग प्रदान की है, यानी कि इसमें जो है हाई डिग्री ऑफ सेफ्टी है इस बॉन्ड इशू में, ठीक है, लो क्रेडिट रिस्क है। विच स्टेट सेलिब्रेट्स केर पूजा? केर पूजा कौन सा राज्य मनाता है? सही आंसर ऑप्शन बी, त्रिपुरा है। तो जानिएगा कि केर पूजा ये त्रिपुरा राज्य में मनाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। हाल ही में मनाया गया। इस अवसर पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा राज्य के जो सिटीजन्स हैं उनको अपनी विशेष दी हैं, इसलिए चर्चा में रहा फेस्टिवल। आपको बता दें केर का मतलब है ऑस्टेरिटी। ये एक एनुअल फेस्टिवल है त्रिपुरा का जो कि खर्ची पूजा इसके 2 वीक के बाद मनाया जाता है, यानी कि 14 दिन बाद खर्ची पूजा होती है, उसके 14 दिन बाद ये केर पूजा मनाई जाती है। और ये किसके ऑनर में होती है? जो यहाँ के डेटी हैं डेटी ऑफ वास्तु केर देवता, इनके सम्मान में मनाया जाता है केर देवता।
अच्छा, यहाँ की जो अगर हम कोकबोरोक जो यहाँ की लोकल ट्राइबल लैंग्वेज है, इसकी अगर हम बात करें तो केयर का मतलब होता है बाउंड्री या स्पेसिफिक एरिया। अब देखिए इसमें भी कितने सारे क्वेश्चन आपके बन गए, मतलब एक दो तो बन ही गए हैं। कोकबोरोक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो त्रिपुरा की लोकल ट्राइबल लैंग्वेज है। करची पूजा मैंने आपको बताया ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, एसएससी जैसे एग्ज़ाम में, ये भी त्रिपुरा से संबंधित है। एक हम जो पढ़ ही रहे हैं केयर पूजा, ये हो गई। और एक ये वाला है, देखिए ये जो पूजा है इसको इनिशिएट किया गया था त्रिपुरा के राजा द्वारा, कहाँ पर, रॉयल उजयंता पैलेस। एक क्वेश्चन आपका स्टैटिक ये बन गया कि उजयंता पैलेस कहाँ पर है, तो ये त्रिपुरा में है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 3-4 स्टैटिक जी क्वेश्चन इसमें बन गए हैं। अगर त्रिपुरा के हम कुछ और फेस्टिवल्स देखें तो गड़िया पूजा, पिलाक फेस्टिवल, नीरमहल फेस्टिवल, पौष संक्रांति फेयर और अशोकाष्टमी फेस्टिवल, ये सभी त्रिपुरा में मनाए जाते हैं। विच कंट्री टॉप द मेडल्स टैली एट द 34th इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड 2023 हेल्ड इन यूएई। संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2023 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए इंडिया है। आपको जानना चाहिए कि 34th इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड 2023 ये अल इन यूएई में 3 जुलाई से 11 जुलाई 2023 के बीच आयोजित की गई और इसमें मेडल्स टैली भारत द्वारा टॉप की गई। फिर आगे लिखा है बाय वर्च्यू ऑफ एवरी स्टूडेंट विनिंग अ गोल्ड मेडल। ठीक है, तो भारत ने टॉप किया है और हर स्टूडेंट ने जो है गोल्ड मेडल जीता है, इसलिए भारत ने यहाँ पर टॉप भी किया है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है बाय वर्च्यू ऑफ, अब इसका क्या मतलब है, ये किस तरह से सेंटेंस में यूज़ हो रहा है, ये आपको खुद देखना है। इसी तरह से आप छोटी छोटी चीज़ें सीखते हैं। मैंने आपको पहले भी 1-2 दिन पहले बताया था कि जब भी आपको सेंटेंस में कुछ ऐसा दिखे कि हाँ इसका मतलब आप नहीं जानते हैं, तो उसको आप देखें, उसको नोट करें, है ना। यही आपको एक कंप्लीट एस्पिरेंट बनाता है। जहाँ से जो सीखने के लिए मिल रहा है वो सीखें, इस चीज़ को नेगलेक्ट ना करें। अगर आपको कोई सेंटेंस में नहीं मालूम है कि ये क्यों यूज़ हो रहा है या ये कैसे कनेक्ट कर रहा है सेंटेंस को, तो आप उसको अवश्य देखें। अब यहाँ पर देखिएगा आप कि कैसे यूज़ करते हैं बाय वर्च्यू ऑफ को। अच्छा, आपको जानना चाहिए कि ये फर्स्ट टाइम है जब भारत की यहाँ पर ओल्ड गोल्ड परफॉर्मेंस रही है, जब भारत ने सभी गोल्ड यहाँ पर जीते हैं, और पहली बार है जब भारत ने इस ओलंपियाड को टॉप किया है मेडल्स टैली के मामले में। तो इसमें इन सभी स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है, ध्रुव, ईशान, मेघा, रोहित, इन सब ने। ये महत्वपूर्ण नहीं है, मैंने लिख दिया है फिर भी इनके नाम, ये आपको नहीं देखने, बस ये याद रखिए कि भारत ने मेडल टैली यहाँ पर टॉप की है। कहाँ पर हुआ है, ये यूएई में। Who has become the first Indian to be named the best Asian under-20 male athlete of the year? वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 पुरुष एथलीट नामित होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, सेल्वा प्रभु थिरुमरन। देखिए इंडियन ट्रिपल जंपर सेल्वा प्रभु थिरुमरन जो कि तमिलनाडु से आते हैं, ये फर्स्ट इंडियन बन गए हैं अब तक जिन्हें एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन AAA द्वारा बेस्ट एशियन अंडर-20 मेल एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है। आपको जानना चाहिए अवार्ड इनको एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन की जो 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन मनाई गई बैंकॉक में, जहां पर कि 2023 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप शुरू हो गई है, इस दौरान इनको अवार्ड दिया गया है। हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द 40 kg कैटेगरी ऑफ द कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप के 40 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता। सही आंसर ऑप्शन डी है, ज्योत्सना सबर। आपको ये जानना चाहिए कि कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप ये गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में शुरू हो चुकी है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कहाँ पर हुआ है, और भारत ने अब तक इसमें 3 गोल्ड मेडल्स जीत लिए हैं। अगर हम 40 kg यूथ कैटेगरी की बात करें तो ज्योत्सना ने गोल्ड मेडल जीता, वहीं अस्मिता ने 45 kg यूथ एंड जूनियर कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता, वहीं कोमल कोहर ने 45 kg सीनियर कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। आपको बता दें भारत दूसरी बार इस कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप्स को होस्ट कर रहा है, इससे पहले 2015 में पुणे में कर चुका है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन हैज़ रिकॉग्नाइज्ड द फर्स्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच स्टेट। नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने किस राज्य के पहले उड़ान प्रशिक्षण संगठन को मान्यता दी है। सही आंसर ऑप्शन सी तमिलनाडु है। देखिए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि DGCA, इन्होंने तमिलनाडु के फर्स्ट फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को अप्रूव कर दिया है। आपको बता दें DCGA द्वारा भारत में ये 36th फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन होगा जिसे अप्रूव मिला है। EKVI एयर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड ये सैलम एयरपोर्ट
तमिलनाडु में है, इसी को अप्रूव दिया गया है। अब यहाँ पर जो भी जो एस्पायरिंग पायलट्स हैं राज्य के, तमिलनाडु राज्य के, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सकती है एज पर DGCA स्टैंडर्ड्स। What percentage of GST has been fixed on online gaming in the 50th meeting of the GST Council? GST काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितना प्रतिशत GST तय किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है 28%। आपको ये जानना चाहिए कि GST काउंसिल की 50th मीटिंग हाल ही में संपन्न हुई है और इन्होंने ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग, कैसीनोज, ठीक है, इन पर 28% GST लेवी किया है। कोई डिस्टिंक्शन नहीं रखी गई है अब इस तरह के गेम्स में, चाहे वो गेम्स ऑफ स्किल है या गेम्स ऑफ चांस है। फिलहाल क्या होता है, जो ऑनलाइन बैटिंग है, गैम्बलिंग है, इस पर 28% GST रहता है ना, चाहे वो गेम ऑफ स्किल है या चांस है। लेकिन जो अदर गेम्स हैं इन पर 18% लेवी लगता है, ठीक है। तो अब जो है ऐसी कोई डिस्टिंक्शन नहीं रखी गई है, सभी गेम्स पर जो है 28% GST लगेगा। GST रेट ऑन अनकुक्ड अनफ्राइड स्नैक पैलेट्स एंड फिश सोल्यूबल पेस्ट, इसको रिड्यूस किया गया है, 18% से 5% कर दिया गया है। वहीं जो जारी थ्रेड्स या फिर यार्न है, इन पर 5% GST किया गया है, पहले 12% लगता था। साथ ही जो सिनेमा हॉल्स में जो फूड एंड बेवरेजेस कंज्यूम किए जाते हैं उन पर 5% GST लगेगा विदाउट एनी इनपुट टैक्स क्रेडिट्स, पहले 18% लगता था। GST काउंसिल ने साथ ही GST अपीलेट ट्रिब्यूनल के नोटिफिकेशन को रिकमेंड किया है बाय द सेंटर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अगस्त 2023। GST काउंसिल ने डिसाइड किया है कि जो कैंसर फाइटिंग ड्रग्स हैं या फिर जो ऐसी मेडिसिन हैं जो रेयर डिजीज़ के लिए काम में आती हैं, उन पर किसी भी तरह का GST नहीं लगेगा। तो जैसे कैंसर ड्रग है डाइनिटोक्सीमैब और फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पसेस जो कि रेयर डिजीज़ के लिए कार्य किए जाते हैं, इन पर कोई GST नहीं लगेगा इनके इंपोर्ट पर। साथ ही GST ऑन सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज प्रोवाइड बाय प्राइवेट ऑपरेटर्स हैज़ बीन एक्सेम्प्टेड, इन्हें भी एक्सेम्प्ट रखा गया है। GST सेस इंक्रीज कर दिया गया है मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स पर 20% से बढ़ाकर 22% कर दिया गया है। और काउंसिल ने डिसाइड किया है कि जितने भी यूटिलिटी व्हीकल्स हैं, चाहे वो SUV है, MUV है या MPV है, सब पर जो है 22% GST सेस लगेगा। टैक्स इंसिडेंस ऑन कंपनीज ये 2% तक इंक्रीज किया गया है। साथ ही भी डिसाइड किया गया है जो मेडिसिन्स या फिर फूड है स्पेशल मेडिकल पर्पसेस के तहत जो आते हैं, इन पर भी IGST नहीं लगेगा, जो रेयर डिजीज़ के लिए ट्रीटमेंट के लिए किए जाते हैं, जैसे कि हमने पहले भी देखा। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये भी एक नोटिफिकेशन इशू किया है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क है यानी कि GSTN, इसको अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के दायरे में लाया जाएगा। आपको बता दें PMLA को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा। अब जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है GSTN में, इसको PMLA एक्ट के तहत शेयर किया जा सकता है। अब इसके कारण जो ऐसे लोग हैं जो टैक्स इवेशन करते हैं, ऐसी कंपनीज हैं या फिर डॉक्यूमेंट्स मैनिपुलेट करते हैं, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जा सकेंगे। Crimes under GST like fake input tax credit, fake invoices, etc. will be included in the PMLA Act. बाकी आपको जानना चाहिए रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन है, संजय मल्होत्रा। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ना, ये निर्मला सीतारमन के साथ यही बैठे हैं रेवेन्यू सेक्रेटरी। तो ऐसे ही एक लिख दिया मैंने ताकि आपको याद रहे रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन है। Which bank has partnered with Max Life Insurance to offer a range of life insurance products to its customers? किस बैंक ने अपने ग्राहकों को जीवन बीमा उत्पादों की एक श्रृंखला की पेशकश करने के लिए मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है DCB बैंक। देखिए मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने DCB बैंक के साथ पार्टनरशिप की है ताकि DCB बैंक के जो कस्टमर्स हैं उनको लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ऑफर किए जा सकें, जैसे कि टर्म, सेविंग्स, रिटायरमेंट प्लान्स, ये सभी जो है ऑफ़र किए जा सके DCB बैंक के कस्टमर्स को। DCB बैंक की अगर हम बात करते हैं, MD एंड CEO मुरली M नटराजन है, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है, टैगलाइन है वी वैल्यू यू। और आपको बता दें आगा खान फंड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कि एक स्विस फॉर प्रॉफिट एंटिटी है, ये इस बैंक की प्रमोटर है। 15% स्टेक इस बैंक में इसके हैं।
हाउ मैनी आइटम्स वर इंक्लूडेड इन इंडियाज G20 प्रेसिडेंसीज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट डिस्प्ले ऑफ लंबानी आइटम्स। लंबानी वस्तुओं के सबसे बड़े प्रदर्शन के लिए भारत की G20 प्रेसिडेंसी के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में कितनी वस्तुओं को शामिल किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है 1755। देखिए इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के तहत एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है और आपको बता दें 1755 लंबानी आइटम्स जो हैं शोकेस किए गए हैं, जो कि अपने आप में एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का जो कैंपेन है कल्चर यूनाइट्स ऑल, इसके तहत ये रिकॉर्ड बना गया है। आपको बता दें यूनिक एग्जीबिशन ऑन लंबानी एम्ब्रॉयडरी पैचेस ये इनोग्रेट किया गया ये ध्रुव बसवना कॉम्प्लेक्स हम्पी में बाय मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड कोल एंड माइंस प्रहलाद जोशी के द्वारा। इस एग्जीबिशन का टाइटल रहा थ्रेड्स ऑफ यूनिटी। आपको जानना चाहिए जो ये लंबानी एम्ब्रॉयडरी है ये एक कलरफुल थ्रेड्स, मिरर वर्क और स्टिच पैटर्न्स, अलग अलग स्टिच पैटर्न, मतलब काफ़ी अच्छी वैरायटी के लिए अपनी जानी जाती है लंबानी एम्ब्रॉयडरी। इसको कर्नाटक के कई सारे विलेजेस में प्रैक्टिस किया गया जाता है। हैदराबाद में भी इसको जो है काफ़ी इसकी डिमांड रहती है, किया जाता है वहाँ पर भी इसका वर्क। और कई महिलाएं को जो है ये उनका जो है इनकम सोर्स है। तो ये आर्ट एंड कल्चर का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। लंबानी एम्ब्रॉयडरी कर्नाटक मेनली इसका जो है स्थान है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी IFSCA हैज साइंड एन MOU विद विच IIM फॉर सपोर्टिंग फिनटेक एंड टेकफिन एंटिटीज़। ये क्वेश्चन में आंसर लिखा गया गलती से, खैर कोई नहीं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने फिनटेक और टेकफिन संस्थाओं के समर्थन के लिए किस IIM के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है IIM लखनऊ। अब इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं दो चीज़ें लिखी है, तो फिनटेक, दूसरा टेकफिन है ना। अभी आपको खुद देखना है कि फिनटेक और टेकफिन एंटिटीज़ क्या होती हैं। इस तरह की जिज्ञासा आपके अंदर होनी चाहिए अगर आप एक एस्पिरेंट हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। जहाँ पर भी आपको दिखा कि हाँ इसका मतलब समझ नहीं आया, तो बजाय आप किसी और पर डिपेंड नहीं, आप खुद से सर्च कीजिए। कई बार ऐसा होता है कोई एक्सप्लेनेशन है, आपको ऐसा लगता है कि जो है, वैसे मेरी तो कोशिश यही रहती है कि मैं आपको उतना बताऊं जितना आपके लिए महत्वपूर्ण है। कभी कभी मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐसी भी देता हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वो आपको जाननी ज़रूर चाहिए, है ना। और बाकी फालतू इन्फॉर्मेशन मैं रखता नहीं हूँ। पर अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन में कि हाँ इसमें जो है थोड़ा देखते हैं, इस आर्टिकल को खोलकर कोई क्वेश्चन आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो आप उसको खुद से भी सर्च करके देख सकते हैं कि और कुछ अगर हमें पॉइंट मिल जाए। वैसे ऐसे होता नहीं है, मैं आपको हर महत्वपूर्ण पॉइंट बताता हूँ काफ़ी शॉर्ट में। तो ये इस तरह की जिज्ञासा आपके मन में होनी चाहिए, जानने की इच्छा। तो सही आंसर ऑप्शन बी IIM लखनऊ है। देखिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी IFSCA और IIML यानी कि लखनऊ, इन्होंने एक MOU साइन किया है। कहाँ पर? IIM लखनऊ का जो नोएडा कैंपस है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर। तो ये MOU किससे संबंधित है? जो फिनटेक एंड टेकफिन एंटिटीज़ हैं इनको सपोर्ट करने के लिए, इनकी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए। साथ ही इस IFSCA ने एक और MOU साइन किया है क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव इंडिया CPI के साथ। किस लिए? फॉर म्यूचुअल असिस्टेंस एंड कोऑपरेशन टू इंक्रीज मोबिलाइजेशन ऑफ ग्लोबल सस्टेनेबल कैपिटल फ्लोज इनटू इंडिया। अब आप यहाँ पर खुद से भी देख सकते हैं कि IFSCA के बारे में हम दोबारा एक बार रिवाइज कर लें। विच इंडियन नेवल शिप पार्टिसिपेटेड इन द ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 एक्सरसाइज। किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 अभ्यास में भाग लिया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है INS सुनन्या। देखिए INS सुनन्या 10 से 12 जुलाई 2023 के बीच सेशेल्स में रही है और इसने कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस CMF द्वारा आयोजित ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 में पार्टिसिपेट किया है। इस विजिट के दौरान इसने जो भी और पार्टिसिपेटिंग नेवीज़ रही, जैसे USA की, इटली की, UK की, सेशेल्स की, और जो यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स इसके जो मेंबर नेशंस हैं इनकी, तो इन सभी ने मिलकर एक यहाँ पर एक्सरसाइज की है। अच्छा, यहाँ पर हमने सबसे पहले वाले पैराग्राफ में देखा कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस, ये कई बार न्यूज़ में आता रहता है, हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं एक दो बार। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, जो ये कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस है ये एक मल्टीनेशनल मैरीटाइम पार्टनरशिप है और इसको लीड करते हैं US नेवी वाइस एडमिरल।
आपको बता दें इसमें 34 मेंबर नेशंस हैं जिनमें भारत भी शामिल है। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर अब हम देखने वाले हैं। व्हाट इज़ द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया? आंसर इज 97 पर 1 लाख लाइव बर्थ्स इन अ ईयर। Tour de France is an annual race in which sport? Answer is cycling. Where was the third G20 Culture Working Group meeting held? Hampi, Karnataka. The Atlantic Declaration is an economic framework between US and which country? The United Kingdom. Chandrayaan-3 is largely a replica of its predecessor Chandrayaan-2, which was launched in July 2019 in the form of an orbiter and a lander bearing a rover Pragyan. What was the name of the lander? Answer is Vikram. तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपने बिल्कुल सही किए हैं। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। थोड़ा जो फर्स्ट आंसर है उसमें कई लोगों को कन्फ्यूजन था, 2-3 लोगों ने सही आंसर भी दिए हैं। तो आंसर इसका ये है जो मैंने आपको बताया, 97 पर 1 लाख लाइव बर्थ्स इन अ ईयर। आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखेंगे। हु इज़ द करंट डायरेक्टर ऑफ द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट? 42nd फाउंडेशन डे ऑफ नाबार्ड वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे इन 2023? अच्छा, एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा, एक ही है कर्नल राजीव बर्वान, तो इनकी आप वीडियो देखिएगा। जो स्टॉक्स एक चैनल है ना, उस पर आता है। बताया तो इन्होंने यूपीएससी के लिए है, लेकिन काफ़ी इफ़ेक्टिव आपको ये वीडियो लगेगी सुनने में। इन्होंने बताया है कि आपका जो आप जब तैयारी करते हैं तो उसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आपकी तैयारी का क्या है? रिवीजन। आप खुद से पूछेगा आप कितनी बार रिवीजन करते हैं अपने करंट अफेयर्स को, इसलिए आप जो है टाइम पर रिकॉल नहीं कर पाते हैं। रिवीजन सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है आपकी तैयारी का, और उसे ही हम सबसे पीछे रख के रखते हैं। इन्होंने मॉक टेस्ट के बारे में बताया है, मॉक टेस्ट आप कब दें, तो ये केवल यूपीएससी पे ही अप्लाई नहीं होता, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस पर अप्लाई होता है। तो मुझे ये वीडियो सही लगी, आप देख सकते हैं इसको, है ना, काफ़ी कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। रजनीश कर्नाटक इज द MD and CEO of which bank? Which edition of Japan India Maritime Exercise 2023 hosted by Indian Navy concluded in the Bay of Bengal? Name the Secretary General of Muslim World League who called on the President Draupadi Murmu at राष्ट्रपति भवन। इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट किया कीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर आप जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।